हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है कि किस समय पर कौन सा विषय और किस क्लास का चलेगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसकी जानकारी पाने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज। केमिस्ट्री एनसीईआरटी वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट क्लास 12th के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें आज हम थ्योरी के कुछ क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं, साथ में न्यूमेरिकल को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से थ्योरी के वो कौन कौन से जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो वीडियो बनाया जा रहा है, अगर आप कंप्लीटली हर एक वीडियो को देखते हैं तो पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। ये ठोस अवस्था का पार्ट नंबर 3 वीडियो बनाया जा रहा है। इसके पहले की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ले चुका हूं। गर्म करने पर चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाते हैं, क्यों होते हैं? यही आंसर देना है कि जब गर्म करते हैं तो चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। ये क्यों होता है, इसका कारण देना है। तो चलिए इसका कारण हम आपको दे देते हैं। तो इसका आंसर है, गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन चक्रण अनियमित रूप से क्या होता है, अभिविन्यसित हो जाते हैं। गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन चक्रण अनियमित रूप से अभिविन्यसित हो जाने के कारण वो लौ चुंबकीय हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या याद करना है? आपको याद करना है अभिविन्यसित हो जाने के कारण। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है न्यूमेरिकल। सोडियम धातु का केंद्रीय घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी कोर की लंबाई हमें दिया 4.29 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या है? देखिए हमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है सोडियम परमाणु की त्रिज्या मीन्स R बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। सोडियम धातु का केंद्रीय घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, ये ठीक है। जिसकी कोर की लंबाई, तो कोर जो है, कोर को हम क्या कहेंगे? तो जिसकी कोर है तो यहां पे लिख लेंगे कोर की लंबाई। कोर की लंबाई जिसे हम A कहेंगे बराबर क्या दिया गया है? 4.29 ये एंगस्ट्रॉम में मौजूद है। तो हमें इसको मीटर में चेंज करना है। तो आपको पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होते हैं। तो अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे A कोर की लंबाई हो जाएगा 4.29 गुणे 10⁻10। अब ये हो जाएगा मीटर में। पहले किस में था? एंगस्ट्रॉम में था, लेकिन 10⁻10 लगाने पर ये मीटर में चेंज हो गया, क्योंकि हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की ही बात हो रही है तो लिखेंगे परमाणु की त्रिज्या। त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला लगाएंगे √3/4a। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है? √3/4a। मैंने फॉर्मूला लगा दिया परमाणु की त्रिज्या का। अब इसमें a का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो √3/4 इंटू a का मान ये दिया गया है 4.29 इंटू 10⁻10। ये मैंने रख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे ये समझिए। यहाँ पे √3 का मान यहाँ पर लिख लीजिए और 4 से डिवाइड कर लीजिए, या तो 4 से इसको कैंसिल करके भाग दीजिए। आपको सॉल्व ये पॉइंट करना है। ये पॉइंट सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.85 ये आएगा। अब बचा 10⁻10, तो इसको आप एंगस्ट्रॉम ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हटा रहे तो मैं एंगस्ट्रॉम लगा रहा हूं, और ये अगर लगाए तो ये मीटर में है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। या तो आप इसको लगाएंगे तो मीटर में लिखेंगे, या तो एंगस्ट्रॉम को यहाँ पे लगा देंगे तो ये हटा देंगे। तो ये चीजें हमें मिल जाएगा R का वैल्यू। ठीक, अब इसको पीको में अगर चेंज करना है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में 185। ये दशमलव में हटा दूंगा और एंगस्ट्रॉम को भी हटा दूंगा, तो ये हो जाएगा किसमें? पीको मीटर में। ठीक है, R बराबर 185 पीको मीटर में आप ज्ञात कर सकते हैं, या तो एंगस्ट्रॉम में भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है
58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पूछ रहा है इकाई सेलों की संख्या, तो हमें ये जो ग्राम में दिया गया है पहले तो इसे लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो कितना है 58.5 और ये भी हो जाएगा 58.5, इसको भी ज्ञात करेंगे 58.5 ही आएगा। ठीक, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मोल। ठीक है, ये आ गया। मुझे पता है मैक्सिमम विद्यार्थियों का यहाँ पे कमेंट आएगा कि सर ये कैसे हो गया, तो मैं पहले इसको डिफाइन कर देता हूं कि ये कैसे हुआ। देखिए, सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है NaCl, इसका फॉर्मूला होता है कि भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। ठीक, जो भार है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया कितना 58.5, तो ये हम लिखेंगे ऊपर 58.5। ठीक, अब बचेगा अणु भार, तो अणु भार हमारा 58.5 कैसे आएगा, चलिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। ये है सोडियम और ये क्लोराइड, ये चीजें मौजूद हैं, तो हमें यहाँ पे देखना है सोडियम Na। ठीक है, तो सोडियम का अणु भार ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 23। ठीक, अब बचा क्या Cl बचा, तो Cl क्लोराइड का कितना होता है, वो होता है 35.5 अणु भार। ठीक, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 58.5, ये हो गया दोनों का अणु भार। यही चीजें मैं यहाँ पे निकाला हूं 58.5। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मोल। ये चीजें मैंने किसको निकाला, ये मैंने निकाला सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या कितना आया, 1 मोल आ चुका है। अब आगे समझिए, और आपको बता दें सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड की FCC व्यवस्था होती है। क्या होती है, FCC व्यवस्था होती है। यहां पे वो है व्यवस्था होती है, इसके लिए इसका मतलब क्या है ये भी समझा देते हैं। देखिए, अगर FCC व्यवस्था होती है तो इसके इकाई सेल में 4 होते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, 4 सोडियम और 4 क्लोराइड। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिला 4 सोडियम 4 क्लोराइड, मतलब लिखेंगे इसके इकाई सेल कितने होंगे, इसके जो इकाई सेल होंगे, इकाई सेल वो होंगे 4। ठीक, तो इसके अनुसार हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अब निकालेंगे इकाई सेलों की संख्या और उसका हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो लिखेंगे इकाई सेलों की संख्या बराबर, ठीक, इकाई सेलों की संख्या बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। अब गाद्रो की संख्या बटे इकाई सेल, इकाई सेल कितना है 4, या तो 4 डायरेक्ट लिखेंगे या तो इकाई सेल भी लिख सकते हैं। अब बात उठती कि अवगाद्रो की संख्या क्या है, तो अवगाद्रो की जो संख्या है वो ऑलरेडी मौजूद है, कितना 6.022 होता है या 23 होता है, ये यूज करते हैं किसकी, अवगाद्रो की संख्या। अवगाद्रो की संख्या को हम Na से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सोडियम नहीं है, N कैपिटल A, अवगाद्रो की संख्या इसे प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है 6.023 अपॉन 4, तो ये हो गया 4। अब इसको कैंसिल करेंगे, जब इसको कैंसिल करेंगे सॉरी अवगाद्रो की जो संख्या होती है वो 6.03023 अगुड़े 10⁻23 ये पूरा होता है। ठीक है, इसके बाद इसको हम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1.506 गुड़े 10⁻23, ये हो जाएगा इकाई सेलों की संख्या। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्यों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। जो साधारण नमक है, ठीक, शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी वो पीला दिखाई देता है, इसका हमें कारण बताना है कि वो ऐसा क्यों होता है। तो चलिए समझिए इसका आंसर। आंसर है ऐसा जालक स्थलों में ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब
एक ऐसा चालक है जो ऋणायनों के स्थान पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे मौजूद हो जाता है ऋणायन के स्थान पर, इसलिए वो पीला दिखाई देने लगता है। ये स्थल F केंद्रों की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? F केंद्रों की तरह कार्य करते हैं। तो आपको याद ये करना है कि जो शुद्ध नमक होता है उसके स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई इसलिए देता है क्योंकि ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए वो दिखाई देने लगता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है, आयनिक क्रिस्टलों में 12 उपसंयोजक संख्या क्यों नहीं पाई जाती है? किसमें? आयनिक क्रिस्टलों में। जब आयनिक क्रिस्टलों है उसमें 12 उपसंयोजक संख्या क्यों नहीं पाई जाती है, इसका कारण बताना है। तो चलिए इसका कारण भी आप जान लीजिए। तो इसका आंसर है घनीय रिक्तिका के निर्माण के लिए। किसके लिए? घनीय रिक्तिका के निर्माण के लिए त्रिज्या अनुपात परास कितना? 0.732 से 1 होता है। बस आपको ये याद करना है कि जो त्रिज्या अनुपात का परास है वो 0.732 से लेके 1 होता है, इसलिए उपसंयोजक 8 से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए वो 12 कभी नहीं हो सकता। जब 8 से अधिक हो ही नहीं सकता तो 12 कहां से होगा? क्यों? रीजन यही है कि इसकी जो परास है त्रिज्या की वो 732 से 1 यही होता है, इसके बीच में ही होता है, इसकी वजह से ये 8 से अधिक इसका उपसंयोजक नहीं हो सकता। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उपसंयोजक संख्या क्या होती है? तो चलिए ये भी जान लीजिए। इसका आंसर है रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की जो उपसंयोजक होता है वो 6 होता है। ठीक, क्वेश्चन समझिए फिर से। क्वेश्चन था रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उपसंयोजक संख्या क्या होती है? तो वो संख्या होती है 6। ये आपको याद कर लेना है। तो आज की ये रही ठोस अवस्था की वीडियोस। आगे भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि इस तरह से और भी आपको पर डे वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।